ठीक है बेटा, योर न्यू टॉपिक दैट वन इज इंटरहैलोजन कंपाउंड. Interhalogen compound. Interhalogen compound means the compounds which are formed by the composition of by the combination of halogen two different halogen atoms are known as interhalogen compounds. वे कंपाउंड जो डिफरेंट हेलोजन एटम से मिलकर के बने होते हैं उन्हें हम इंटरहैलोजन कंपाउंड्स कहेंगे. द कंपाउंड्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय टू डिफरेंट हैलोजन एटम्स आर नोन एज इंटरहैलोजन कंपाउंड्स. ओके, नाउ इंटरहैलोजन कंपाउंड्स आर ऑफ थ्री टाइप्स. वन इज XX डैश टाइप, XX3 वन कर लीजिए उसको डैश ना करके, XX5 टाइप्स and XX-7 types. Okay, that is कि मोनोहेलाइड, ट्राईहेलाइड, पेंटाहेलाइड and heptahelide. Okay, in these the examples are like CLF, BRF, ICL, IF etc. In the XX3 type to CLF3, BRF3, IF3, ICL3 etc. Penta, CLF5, BRF5, IF5 etc. and 7, IF7. In some book, in most of the book, except IF7, no interhalogen compounds are given which are formed, but in one book I have seen ICL7 is given, but keep in mind I can't sure because of this is not authentic book. Okay, किसी authentic book में नहीं था इसलिए हम इसको नहीं मानते हैं. और रीजन उसका आप समझते हो कि जो आयोडीन एटम है इससे बेटा Cl का साइज लार्जर होता है और 7 एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ Cl कैन नॉट प्रॉपरली ओवरलैप एंड सो दिस विल कॉज द स्टेरिक हिंड्रेंस एंड मेक द मॉलिक्यूल अनस्टेबल इन नेचर. वंस अगेन इन केस ऑफ XX डैश स्टेरिक हिंड्रेंस मींस होता है कि इसमें क्या होगा कि जब ऑर्बिटल, जैसे यहां पर बेटा आयोडीन का एटम मान लो इतना बड़ा हो तो इसके जो ऑर्बिटल होंगे इसमें से 7 Cl के ऑर्बिटल ओवरलैप करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? ये होगा ना. और Cl भी लार्जर साइज का है तो क्या होगा, जब ऑर्बिटल क्लोज आएंगे तो इलेक्ट्रॉन उसके क्लोज हो जाएंगे जिससे वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्रिएट होगा और जिससे वो इनस्टेबिलिटी या अनस्टेबल हो जाएगा. यानी स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं कि the instability or instability of bonded atomic orbital due to overcrowding of electron by the overlapping of bonded atoms atomic orbitals is known as steric hindrance. Simply you can say the electronic repulsion due to overcrowding is known as steric hindrance. यानी कि जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्लोज होंगे तो निश्चित रूप से स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे, रिपल्सन होगा और बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो ज्यादा रिपल्सन होगा इसलिए वो डिस्टेबलाइज कर जाता है. ओके, फिलहाल इसमें ध्यान देंगे बेटा जो X एटम होता है ये लार्जर साइज का हैलोजन होगा या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और जो X डैश होता है स्मॉलर हैलोजन एटम होगा या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. यानी X always will be larger in size and X dash always will be in smaller size. First thing. In the other way you can say X will be less electronegative and X dash will be more electronegative in nature. Okay. Now about the preparation. So these are prepared by the direct combination. बस करना क्या है बेटा, अगर हमको मोनोहेलाइड बनाना है
तो मोनोहेलाइड में क्या करोगे? मोनोहेलाइड के लिए आपको जो रेशियो है वो इक्वल रहेगा, क्योंकि दोनों इक्वल क्वांटिटी में है, तो आसानी से आपको ये कंपाउंड मिल जाएंगे। ओके, लेकिन अगर आपको अदर कंपोजिशन का लेना है जैसे XX3 XX5, तो देन द रेशियो इज इंक्रीज्ड लाइक Br2 + 3F2। अब यहां पर ये क्या होगा बेटा? एक्सेस में, तो यहां पर जो हो जाएगा 2BrF3 या I2 + 3Cl2, ये भी एक्सेस में ही रहेगा। अब एक्सेस में ही रहेंगे बेटा 2ICl3। सिमिलरली यू कैन मेक पेंटाहेलाइड लाइक I2 + 5F2 देन 2IF5, ऑलवेज एक्सेस अब लिखोगे सभी में, देन Cl2 + 5F2, देन ये भी एक्सेस में ही रहेगा, देन 2ClF5, again next one is I2 + 7F2, then 2IF7 एक्सेस में ही रहेंगे। तो इस तरह से जो इंटर हैलोजन कंपाउंड से बेटा ये डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बनते हैं, और डायरेक्ट कॉम्बिनेशन द्वारा इनको आसानी से बना सकते हैं। मोनोहेलाइड में इक्वल रेशियो होता है, जबकि अदर हेलाइड में जो एक्स डैश होगा उसका रेशियो या उसकी क्वांटिटी जो है वो अधिक होती है, यानी एक्सेस में हमें लेना पड़ता है क्योंकि उसका रेशियो अधिक होता है। प्रॉपर्टीज में बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर लेंगे सबसे पहले, तो जो जनरली मोस्टली गैस हैं रूम टेम्परेचर पर, जो अदर देन गैस हैं या उनका कोई कलर है, मैं उनको आपको बता देता हूं। जिनको मैंने नहीं लिखा इसका मतलब है कि दे आर फाउंड इन गैसियस स्टेट एंड दे आर कलरलेस इन नेचर जनरली, लाइक BRF, दिस इज पेल ब्राउन गैस, इसका कलर जो है ब्राउन है और ये भी गैस ही होता है। इसी तरह से ICL exists in two forms. Alpha is ruby red and beta is like solid होगा, and beta is brown red. Then IBR is black solid. Next जो है बेटा यहां पर BRF3 येलोविश ग्रीन लिक्विड होगा। इसी तरह से IF3 बेटा दिस इज येलो पाउडर, पाउडर माने क्या हो गया? सॉलिड हो गया। इसी तरह से यस सर, ICl3 है, ये ऑरेंज कलर का सॉलिड होता है, ऑरेंज सॉलिड होगा। ओके, 5 में बात किया, हाँ बोलो सर ICl3 के ऊपर C क्यों लिखा है छोटे में? सी में क्या होता है बेटा, जैसे किसी के नीचे देखोगे उसमें उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक ना। जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई एक से अधिक अगर स्ट्रक्चर में पाया जाता हो, या कभी एक से अधिक रूप में उसका क्या बोलते हैं, जैसे पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह पढ़े हो, एक से अधिक स्ट्रक्चर में पाया जाता हो, या एक से अधिक उसके एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हो, हालांकि एलिमेंट नहीं है इसका एलोट्रॉपिक फॉर्म नहीं हुआ, तो उसकी सबसे मोस्ट स्टेबल जो स्टेट होती है, जो सबसे अधिक पाया जाएगा, जो सबसे अधिक स्टेबल होगा, उसके लिए दिया जाता है बेटा, ठीक ना। और C5 में बेटा ClF5 और BrF5 जो होते हैं वो कलरलेस लिक्विड होते हैं, रिमेनिंग गैस में होंगे। IF7 भी गैस ही होता है। क्लियर? ये इनकी फिजिकल स्टेट या इनका कलर होता है। अदर चीजों में चूंकि ये कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली इनके वेरी लो होंगे। और आप वैसे भी कंपेयर कर सकते हो बेटा, जब मोस्टली गैस है तो बट नेचुरल है कि गैस है तो उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। क्लियर? तो जनरली इन सबके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। ठीक, अब इसमें 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं
जैसे एक चीज तो क्या है कि इंटर हाइलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हाइलोजन एलिमेंट्स। ओके, इसको इरेज कर दें बेटा, तब दिखाते हैं। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा गया है, उसको आप ध्यान दोगे कि इंटर हाइलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हाइलोजन। इसी को आपकी बुक में दिया है सीधा क्वेश्चन इस रूप में कि व्हाई ICl इज मोर रिएक्टिव देन I2, सीधा सा दिया है। क्लियर? Yes, sir. व्हाई ICl इज मोर रिएक्टिव देन I2, बट हम आपको पूरा लार्ज स्केल पर बात करें तो सीधा सा रूल क्या होता है कि इंटर हाइलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हाइलोजन्स एक्सेप्ट कौन सा होगा बेटा? फ्लोरीन। ओके, क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का जो नेचर होगा वो यहां पर एक्सेप्शनल होगा, मतलब कि यहां पर इंटर हाइलोजन लेस रिएक्टिव होगा और फ्लोरीन मोर रिएक्टिव होगा। ओके, रीजन इसका जान लो। सबसे इजी तरीके में तो ये जान लो कि जैसे ये हाइलोजन है बेटा XX और एक हो गया XX डैश, ये हाइलोजन हो गया और ये इंटर हाइलोजन कंपाउंड हो गया। सबसे इजी तरीका सीधा बता दो कि क्या होगा, व्हाई द इंटर हाइलोजन्स आर मोर रिएक्टिव देन हाइलोजन? ड्यू टू वीकर बॉन्ड। इंटर हाइलोजन का बॉन्ड वीक होता है, तो बॉन्ड अगर इजीली ब्रेक हो गया, एटम्स फ्री हो गए, तो वो मोर रिएक्टिव होंगे। और पढ़े भी हो कि जब कोवैलेंट कंपाउंड रिएक्शन करते हैं पहले उनका बॉन्ड ब्रेक होता है, एटम में चेंज होते हैं, देन दे रिएक्ट्स। ओके, और जो हाइलोजेंस होते हैं इनका बॉन्ड स्ट्रांगर होता है, इसलिए ये बाद में ब्रेक होंगे, हायर टेम्परेचर पर ब्रेक होंगे, तो बट नेचुरल है कि इनकी रिएक्टिविटी कंपैरेटिवली लो होगी। क्लियर? सबसे इजी तरीका बता दोगे, द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या द बॉन्ड ऑफ इंटर हाइलोजन कंपाउंड इज वीकर देन हाइलोजन एटम्स या हाइलोजन एलिमेंट, सो इंटर हाइलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हाइलोजन। ये तो लोकल रहा। अब हम आप अंदर की दमदार बात करते हैं, क्यों हो गया? क्यों होने में रीजन देखो बेटा, इंटर हाइलोजन कंपाउंड्स में डिसिमिलर एटम है, और डिसिमिलर एटम होने से मतलब है कि दोनों की डिफरेंट साइज होगी, दोनों की डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, एंड ड्यू टू दिस रीजन व्हाट विल हैपन? पोलैरिटी विल क्रिएट। Yes, sir. में क्या आएगा? पोलैरिटी विल क्रिएट, पोलैरिटी होगी। जबकि इन द हाइलोजन एलिमेंट both the atoms are same, both have same electronegativity, both have same size. Okay, so this will be non-polar. So due to polar nature of interhalogen compound, the bond breaks easily as compared to the halogen which are non-polar in nature. That's why the interhalogen compounds are more reactive. एक वो और ही रीजन जान लो, इसी को दूसरे रूप में कह सकते हो पोलैरिटी के अलावा, कि इन द इंटरहाइलोजन कंपाउंड द स्ट्रक्चर इज अनसिमेट्रिकल या द बॉन्ड इज अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल मींस कि वन इज स्मॉलर, अदर वन इज लार्जर, बट इन केस ऑफ हाइलोजन बोथ द एटम आर सेम साइज। ओके, सो दीज आर सिमेट्रिकल इन नेचर, बट रिजल्टेंट चाहे जितनी कहानी सुना लो, कहानी तो यही आपको बताना पड़ेगा कि इंटर हाइलोजन कंपाउंड जो होते हैं उनके बॉन्ड क्या होते हैं? वीक होते हैं, जिससे वो मोर रिएक्टिव होते हैं। रिजल्टेंट यही आएगा। आप कारण या उसका रीजन और है इन सबको देके बढ़िया से बता सकते हो किसी को। क्लियर? अब यहां पर एक चीज केवल आता है बेटा, एक्सेप्ट फ्लोरीन। तो क्या होता है? ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज फ्लोरीन हैज स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन व्हिच मेक्स FF bond least more reactive nature, and so fluorine is more reactive than interhalogen compound. Except fluorine, other interhalogen compounds are more reactive. सबसे इजी तरीका बताओगे, the bond enthalpy of interhalogen compound is weaker than halogen, so interhalogen compounds are more reactive than halogen. Clear? Yes, sir. एक क्वेश्चन दूसरा बेटा, एक और क्वेश्चन आता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटरहाइलोजन कंपाउंड। हाइड्रोलिसिस मींस हाउ दीज रिएक्ट्स विद वाटर।
ओके, तो व्हेन इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड hydrolyzed or reacts with water, these gives hydrogen halide and oxy acid, and this nature of oxy acid depend on the nature of interhalogen compound. How? See here. जैसे बेटा यहां पर एक्स एक्स डैश, अच्छा इसमें जुआल टेक्नोलॉजी लगा सकते हो बड़े अच्छे से। कैसे? अगर वन वाला है पहला तो वन वाटर मॉलिक्यूल यूज कर लो, तो इसमें क्या होगा, एक चीज और ध्यान दो, हाइड्रोजन हेलाइड किससे बनेगा? हेलाइड एंड एनायन कौन बनेगा? जो मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा। तो यहां पर कौन सा है? एक्स डैश, तो क्या बन गया? एक एच एक्स डैश हाइड्रोजन हेलाइड बना, रिमेनिंग जो एक्स है लार्जर साइज वाला वो आपका ऑक्सी एसिड बनाता है। और ये क्या है? हाइपोहाइलस, पढ़ चुके हो ऑक्सी एसिड। दूसरा, अगर एक्स एक्स डैश 3 होगा, अब वाटर मॉलिक्यूल कितना ले लोगे? एक और ही बढ़ा दो। अब 3x डैश है, यानी हाइड्रोजन हेलाइड कितना बन गया? 3HX डैश प्लस HOXO, हाइपोहाइलस एसिड, अब हाइलस एसिड हो गया। देन XX5 डैश, अब वाटर मॉलिक्यूल एक इंक्रीज कर दो, क्या हो जाएगा? 3, और यहां पर बेटा 5 है एक्स डैश, तो देन क्या हो गया? 5HX डैश प्लस HOXO2, ये क्या होगा? हाइलिक एसिड। और अब 7 में क्या बन जाएगा? पर हाइलिक एसिड। 4H2O जोड़ोगे तो 7H के साथ जाएंगे, क्या बन जाएगा? 7HX डैश प्लस HOXO3, याद है? इसी को याद होगा, मैंने बताया था HXO हाइपोहाइलस एसिड, HXO2 हाइलस एसिड, HXO3 हाइलिक एसिड, HXO4 पर हाइलिक एसिड। याद होगा? HClO हाइपोक्लोरस, HClO2 क्लोरस, HClO3 क्लोरिक, HClO4 पर क्लोरिक एसिड। याद है? तो सेम उसी मैनर में बेटा क्या होगा कि व्हेन interhalogen compounds are hydrolyzed or reacts with water, these gives hydrogen halide. Hydrogen halide is formed by the smaller halogen atom, and the larger halogen atom forms oxy acid. With monohalide, oxy acid is hypohalous acid. With trihalide, halous acid forms, pentahalide, hylic acid, and heptahalide, perhylic acid is forms. Clear? ये बेटा हाइड्रोलिसिस होगा आपका जो है इंटर हैलोजन कंपाउंड का। क्लियर? कोई दिक्कत? नेक्स्ट है सभी का नाम एक बार और बता दो। हाइपोहाइलस एसिड, हाइलस एसिड, हाइलिक एसिड, परहाइलिक। जो ऑक्सी एसिड बताए हैं बेटा सेम वही चीज तो है यहाँ पे। हाइलस एसिड, हाइपोहाइलस, हाइलस, हाइलिक, परहाइलिक। ओके, वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है ना सर? स्ट्रॉन्गेस्ट जैसे जैसे बढ़ोगे बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा। कल भी मैं बताया था स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन होगा? परहाइलिक एसिड। ओके, वीक से शुरू होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट तक बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट बेटा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इज मोस्टेस्ट इंपॉर्टेंट, और स्पेशली ट्राई और पेंटाहेलाइड का, क्योंकि हेप्टा जो है वो प्रोबेबल ज्योमेट्री देता है, नो प्रॉब्लम। मोनो वाला चूंकि एक ही है तो निश्चित रूप से वो बाई बर्थ लाइनियर ही बनेगा, चाहे जितने लोन पेयर हो से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिलहाल स्ट्रक्चर, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले एक्स एक्स डैश, इसमें क्या होगा बेटा? एक्स एक्स डैश है और इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, तो निश्चित रूप से 1 2 3 लोन पेयर, टोटल 3 लोन पेयर प्लस 1 बॉन्ड पेयर, total is 4. Hybridization is sp3, but the structure will be linear
because of single bond is there and others are lone pair. Clear? ये कभी भी लीनियर होगा अगर सिंगल बॉन्ड हो, चाहे जो भी उसमें कितने भी लोन पेयर हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता है. दूसरा है बेटा XX3 डैश, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. इसमें बेटा जब बनाओगे तो कैसा होगा, x देन x डैश and x dash. Lone pair will present at the equatorial position and three bond pairs will be bent. Why? Due to the lone pair bond pair repulsion, and the structure number of bond will be 2 lone pair plus 3 bond pair, total is 5. Hybridization will be sp3d, but lone pair is present, so the structure is obtained as क्या हो जाएगा, bent T shaped. क्लियर? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. एक चीज ध्यान दो बेटा, लोन पेयर तुम कहीं दिखा सकते हो और स्ट्रक्चर कई सारे इसके पॉसिबल हैं, बट द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंटेड बिकॉज द स्ट्रक्चर व्हिच हैव minimum repulsion, that will be the most stable, and that one is exist in large extent. Okay, ये लोन पेयर तुम बीच में भी घुसा सकते हो, एक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा, बट that will exist for a very short time, short period of time, रिपल्सन होगा. लेकिन यहां पर जब आप इक्वाटोरियल पोजीशन पर ले जाओगे, बॉन्ड एंगल सीधा वो 100 एबव बनेगा, ठीक ना, और उसके कारण से क्या हो जाएगा कि निश्चित रूप से इसका रिपल्सन मिनिमाइज हो जाएगा और ये सबसे बेस्ट एंड स्टेबल स्ट्रक्चर होगा. क्लियर? यानी बेंट टी शेप्ड होगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, आपको ये जरूर जानना चाहिए. क्लियर? इसी तरह से बेटा देख लो, अगर XX5 डैश हो तो यहां पर कैसे बॉन्ड बनेगा, x और x डैश दिख रहा है, सॉरी नहीं, नो कोई बात नहीं, मैं इधर लिख दे रहा हूं बेटा. x यहां पर बेटा x डैश एंड x डैश. देखो बेटा एक क्या होता है कि ये जो 4 हाइड्रोजन एटम होंगे ये स्क्वायर बनाते हैं, और लोन पेयर जो होता है वो क्या होगा, वो एक एक्सियल पोजीशन पर होगा और एक बॉन्ड भी एक्सियल पोजीशन पर आ जाएगा जो कि पिरामिड को बनाता है, जैसे ये हुआ. तो यहां पर XX-5 दिख रहा है, इसका बॉन्ड पहले समझ लो. 1 क्या होगा बेटा, लोन पेयर, ऊपर दिखाता हूं, 1 लोन पेयर एंड प्लस 5 बॉन्ड पेयर, टोटल 6. हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d2, but due to 1 lone pair the structure will be square. ये हो गया, और ये क्या कर देगा, पिरामिड बना देगा, और इस तरह से स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल. क्लियर? यहां बेटा लोन पेयर के कारण से स्ट्रक्चर जो है वो स्क्वायर पिरामिडल बनेगा. तो ये XX3 और XX5 यही 2 स्ट्रक्चर इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना चाहिए. क्लियर? इसका स्ट्रक्चर स्क्वायर पिरामिडल बनेगा. देखो 4 जो है इसमें हाइड्रोजन एटम्स वो स्क्वायर बनाएंगे, और 1 जो हाइड्रोजन एटम है वो पिरामिड बनाता है, और इस तरह से स्क्वायर पिरामिडल होगा. जो लोन पेयर है वो एक्सियल पोजीशन पर होगा, जिससे कि इस पर जो रिपल्सन है उसको मिनिमाइज किया जा सके, और रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ही ये स्क्वायर के रूप में चेंज हो जाता है, जिससे कि वो बॉन्ड दूर हो जाए, बॉन्ड फार अवे हो जाए और रिपल्सन को मिनिमाइज कर सके. क्लियर? और इस तरह से स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर इसका फॉर्म होगा, और 1 लोन पेयर होगा एंड 5 बॉन्ड पेयर्स होंगे, और इस तरह से 6 टोटल आएगा, और हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3d2 होगा. ओके, ड्यू टू लोन पेयर जो है ऑक्टाहेड्रल के बजाय इसका स्ट्रक्चर स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा. क्लियर? इन दोनों का स्ट्रक्चर बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना जरूरी है. क्लियर? कोई दिक्कत? yes sir, no sir. नेक्स्ट है बेटा XX7, तो इसमें कोई दिक्कतें नहीं है, सीधा
क्या हो जाएगा, इधर मिटा दे रहे हैं, x और x में क्या होगा, x डैश x डैश x डैश x डैश x डैश। तो पहले 5 जो होंगे बेटा ये पेंटागोनल स्ट्रक्चर बना देते हैं, और जो 2 एक्सियल पोजीशन पर आएंगे ये मिला करके क्या बना देते हैं, बाई पिरामिडल, एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे। और इस तरह से सभी क्या है, 7 बॉन्ड पेयर हैं, यानी टोटल 7 हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 हो गया, और स्ट्रक्चर क्या बन गया, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ओके, यानी 5 हैलोजन एटम पेंटागोनल स्ट्रक्चर बना रहे हैं और 2 हैलोजन एटम पिरामिड बना रहे हैं। तो जो 2 पिरामिड बना इसीलिए उसको बाई पिरामिडल बोलते हैं, 2 पिरामिड का स्ट्रक्चर। क्लियर? तो इस तरह से XX7 में केवल IF7 होता है और उसका स्ट्रक्चर पेंटागोनल बाई पिरामिडल होगा। ये प्रोबेबल ज्योमेट्री होगी बिकॉज ऑफ इट डजंट हैव एनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? एंड दिस विल फॉलो द VSEPR थ्योरी। VSEPR थ्योरी तो लोन पेयर को भी एक्सप्लेन करती है, बट ये नॉन बॉन्डेड नॉन लोन पेयर या कह सकते हैं कि एब्सेंस ऑफ लोन पेयर में है तो प्रोबेबल ज्योमेट्री होगी। अगर लोन पेयर है तो डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री ऑब्टेंड होती है और उसमें जो प्रोबेबल ज्योमेट्री है उससे हट करके कोई नया स्ट्रक्चर ऑब्टेंड होता है। क्लियर? कोई दिक्कत? नो सर। इसको बेटा इरेज करें। सर हाइब्रिडाइजेशन इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 बताए तो है बेटा, 7 है ना टोटल, तो sp3d3 हो जाएगा। ठीक, नाउ यूज, तो इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स आर यूज्ड एज ए फर्स्ट नॉन एक्वस सॉल्वेंट। इसमें बेटा इनको हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट के रूप में यूज करते हैं। और दूसरा फ्लोरिनेटिंग एजेंट। फ्लोरिनेटिंग एजेंट मींस होता है the compounds which are used as a fluoride ion donor or fluorine atom donor are known as fluorinating agent, or you can say कि when these compounds react with others these forms those as a fluoride compound। फ्लोरिनेटिंग एजेंट दो रूप में कह सकते हो, एक जिससे रिएक्ट करेंगे उसको फ्लोराइड कंपाउंड के रूप में चेंज कर देते हैं, या दूसरा कह दो कि ये फ्लोराइड आयन डोनर का काम करते हैं। जैसे यहां देखो 3ClF3 है। ओके, तो यहां पर क्या होगा, यूरेनियम से अगर रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा, UF6। ये फ्लोराइड आयन इसको दे दिया, यूरेनियम हेक्सा फ्लोराइड बन गया और 3ClF हो गया। इसी तरह से अगर आपका 3BrF3 हो और ये प्लूटोनियम Pu, प्लूटोनियम से जब रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा, PuF6 प्लस 3BrF6। इसका एक तो यूज बेटा फ्लोराइड कंपाउंड बनाने में होता है, और सबसे मेन यूज जो इसमें हमने यूरेनियम और प्लूटोनियम को दिखाया ये होता है कि जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन कराते हो, न्यूक्लियर रिएक्टर में कराते हो, उसमें अगर मान लीजिए कि अनयूज्ड प्लूटोनियम या यूरेनियम प्रेजेंट हो तो जब हम इसको अलाउ करते हैं, अलाउ माने ClF3 या BrF3 इन सब से रिएक्शन कराएंगे, तो जो भी यूरेनियम या प्लूटोनियम होता है वो क्या हो जाएगा, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड या प्लूटोनियम हेक्साफ्लोराइड के रूप में ऑब्टेंड होता है और आसानी से हम उसको अलग कर लेते हैं। अब समझे? यानी जो स्पेंट न्यूक्लियर वेस्ट होता है या स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल्स जो बचे होते हैं, रिमेनिंग होते हैं, उनमें से उनको हम इजीली ऑब्टेंड कर लेते हैं या उनको आइडेंटिफाई करके ऑब्टेंड कर लेते हैं। सबसे बेस्ट यूज इसका इसी में होता है। अदरवाइज तो ठीक है, हम किसी भी फ्लोराइड कंपाउंड को भी आसानी से बना सकते हैं। क्लियर? ये इसका यूज होता है। हाँ बेटा, क्या कह रहे थे तुम, बोलो, कुछ कह रहे थे? तो इस तरह से क्या होगा बेटा, ये फ्लोरिनेटिंग एजेंट के रूप में मेनली यूज किए जाते हैं, और दूसरा इनका यूज क्या होगा, नॉन एक्वस सॉल्वेंट के रूप में होता है। ये आपका ग्रुप 17 है, खत्म होता है। और अब है ग्रुप 18 एलिमेंट। नोट्स के लिए बेटा कल से
यानी कल से आपके यहाँ क्लास नहीं है, संडे तक आपका ये नोट्स चला जाएगा। 15 तक मैंने भेजा था, 16, 17, 18 तीनों का नोट्स संडे तक मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट है बेटा कि ग्रुप 18 एलिमेंट, group 18 element are, these are also called as inert gas element. एक और नई स्टाइल मारने वाला नाम इसका मिला है, वो इसको बोलते हैं एरोजन एलिमेंट। बताएंगे आपको क्यों कहते हैं एरोजन, बट इनको एरोजन एलिमेंट भी कहते हैं। और तो ग्रुप 18 ऑफ द पीरियोडिक टेबल have these elements like helium, neon, argon, krypton, xenon, radon। थोड़ा ऊपर करते हैं पूरा है, हमें कुछ और बताना है इसलिए लंबा लेना पड़ेगा। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन एंड ऑग्नेसान। ओके, एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54, 86 and 118। ओके, तो ग्रुप 18 of the periodic table have 6 elements, not 7 elements: helium, neon, argon, krypton, xenon, radon and ognesan। सिंबल होगा OG। About the discovery of these elements, तो about the discovery of these elements, helium was discovered by Johnson and Lockyer. Johnson and Lockyer was the scientist of France and in 1868, इसमें हमें डेट भी मालूम है, अरे सॉरी ये 1888 नहीं दिख रहा होगा आपको, तो फ्रांस के थे, नीचे ही डेट हम लिख देते हैं 1868 में। इसमें हमें डेट भी मालूम है 18 अगस्त 1868 को किए थे, बट अदर में डेट नहीं मालूम है इसलिए हम नहीं लिखेंगे, बहुत ज्यादा उसमें देखेंगे तो आ जाएगा। बट इसमें 1868 में डिस्कवर किया था, बेटा फ्रांस के साइंटिस्ट थे। नियॉन जो है इसकी डिस्कवरी रैमजे एंड ट्रेवर्स, ये यूनाइटेड किंगडम के साइंटिस्ट थे, 1898 में डिस्कवरी किया था। आर्गन की डिस्कवरी रेले एंड रैमजे ने किया था। एंड रैमजे 1800 यूनाइटेड किंगडम के साइंटिस्ट थे और 1895 में डिस्कवरी किया था। क्रिप्टॉन की डिस्कवरी रैमजे एंड ट्रेवर्स, जेनान की भी बेटा रैमजे और ट्रेवर्स ने डिस्कवरी किया था, तो इसको भी लिख ही देते हैं रैमजे एंड ट्रेवर्स। और ये भी यूनाइटेड किंगडम के साइंटिस्ट 1898, यूनाइटेड किंगडम 1898। रेडान की डिस्कवरी डॉर्न ने किया था बेटा। डॉर्न जो है वो जर्मनी के साइंटिस्ट थे और ये 1904 में डिस्कवरी किया था। और इसी तरह से ओग्नेसान की डिस्कवरी बेटा यूरी ओग्नेसियन ने किया था। ये रशियन साइंटिस्ट थे, रूस के साइंटिस्ट थे नहीं, अभी हैं, जीवित हैं, रूस के हैं, और इसकी डिस्कवरी 206 में हुई थी। ओके, वंस अगेन हीलियम की डिस्कवरी बेटा जॉनसन और लोकियर ने, फ्रांस के साइंटिस्ट थे, 1868 में डिस्कवरी किया था। नियॉन की डिस्कवरी रैमजे और ट्रेवर्स यूनाइटेड किंगडम के साइंटिस्ट हैं, लंदन के, 1898 में डिस्कवरी हुई।
आर्गान की डिस्कवरी विलियम रेले और रैमजे ने किया था, यूनाइटेड किंगडम के साइंटिस्ट 1895 में। क्रिप्टॉन और जेनान की डिस्कवरी दोनों की रैमजे और ट्रेवर्स ने 1898 में किया था, और ये यूनाइटेड किंगडम के साइंटिस्ट हैं। रेडान की डिस्कवरी डॉर्न ने किया था, जर्मनी के साइंटिस्ट हैं, 1904 में। और ऑग्नेसान की डिस्कवरी यूरी ऑग्नेसियन, जो रूस के साइंटिस्ट हैं, 2006 में इसकी डिस्कवरी किया था। क्लियर? अब आपको थोड़ा और इसकी कहानी सुनाते हैं जो मजेदार है। 1868 में बेटा सोलर इक्लिप्स पड़ा। सोलर इक्लिप्स माने सूर्य ग्रहण पड़ा था। उसी में जॉनसन जो है वो सन से आने वाली रेज की डिस्कवरी कर रहे थे, तो उसमें से एक नई रेज देखा और उसका नाम D3 रखा था। और D3 का जब उन्होंने एनालाइज किया स्पेक्ट्रम को, तो पाया कि ये न्यू एलिमेंट है। और चूंकि इसकी डिस्कवरी हीलियस यानी कि किससे, सन से किया था, इसीलिए इसका नाम हीलियम रखा गया। मींस द एलिमेंट विच वन इज इन्वेंटेड फ्रॉम द सन। क्लियर? या सनरेज कह सकते हो। नियान की डिस्कवरी में देखो, जब एक्चुअल में क्या था बेटा कि नियान, आर्गान, क्रिप्टॉन एंड जेनान, दीज 4 inert gas element are present in the air and the percentage is less than 1%. यानी the source of inert gas element is air. Neon, argon, krypton and xenon are mainly obtained from the fractional distillation of air. And William Rayleigh and Ramsay and Travers, he finds these gases or these elements by the fractional distillation of air. And that's why these elements are also called as aerogen. Aerogen means air कहती है, air means air, genome means to produce, यानी एयर से हमें ऑब्टेंड होते हैं, एयर ने इनको पैदा किया है, एयर में प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए इन एलिमेंट को नई स्टाइलोलॉजी में हम एरोजेन बोलते हैं। द एलिमेंट विच आर प्रोड्यूस फ्रॉम द एयर या ऑब्टेंड फ्रॉम द एयर। क्लियर? हुआ क्या बेटा, अब इसमें देखो कि एयर का जब फ्रैक्शनल एयर को जब स्टडी कर रहे थे विलियम रेले और रैमजे ने, पहले डिस्कवरी इसकी हुई, तो इसी की कहानी पहले आपको बताते हैं। तो विलियम रेले और रैमजे बेटा एयर का जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर रहे थे, एयर की स्टडी कर रहे थे, तो जब सभी एलिमेंट को निकाल लिया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला, तो देखा कि कुछ अभी डिस्टिलेट पड़ा हुआ है। और अगर कुछ डिस्टिलेट पड़ा है तो निश्चित रूप से ये न्यू एलिमेंट या न्यू मटेरियल की क्या करेगा, जो है इंडिकेट कर रहा है उसकी ओर। और उसको जब आइडेंटिफाई किया बेटा, तो उन्होंने क्या पाया, एक न्यू एलिमेंट पाया, उसका नाम आर्गान रखा। आर्गान क्यों रखा? क्योंकि इसका आर्गान का मतलब होता है लेजी। लेजी कहा गया क्यों? क्योंकि आलसी था, किसी से कोई रिएक्शन नहीं किया, अदरवाइज बहुत पहले मिल गया होता, इसीलिए आर्गान नाम रखा गया, लेजी। और विलियम रेले थोड़ा आलसी थे, आगे डिस्कवरी में पार्टिसिपेट नहीं किए, लेकिन जब 2 एलिमेंट डिस्कवर हो गए तो रैमजे ने सोचा निश्चित रूप से हो सकता है कि मुझसे कहीं गलती हुई हो और इसमें अदर एलिमेंट भी इस ग्रुप के प्रेजेंट हों, क्योंकि ग्रुप तो कंप्लीट होगा ही होगा जो है। तो इसके लिए उन्होंने एक चेला नया पकड़ा, ट्रेवर्स को, और ट्रेवर्स और रैमजे ने बेटा फिर से एयर का डिस्टिलेशन किया, तो उसमें एक नया एलिमेंट पाया, इसलिए नियॉन रखा। और नियॉन का मतलब होता है न्यू, नया एलिमेंट पाया, इसीलिए इसको नाम नियॉन किया गया। जब इनका मन और खुश हुआ तो फिर से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया और न्यू एलिमेंट पाया, क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन इसका नाम क्यों रखा बेटा? क्रिप्टॉन मीन्स होता है हिडन। उन्होंने कहा कि अरे भाई, तुझको मैं इतना ढूंढा और फिर भी तू छुपा हुआ है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा, क्रिप्टॉन, छुपा हुआ। और इतने के बाद जब फिर से एक और ही मिला, तो उसका नाम जेनान रखा। जेनान का मतलब होता है स्ट्रेंजर, अद्भुत, भूतिया। इतने के बाद भी जब ये मिला तो इसको कहा बड़ा अद्भुत एलिमेंट है, बड़ा भूतिया एलिमेंट है, और इसीलिए इसको स्ट्रेंजर यानी जेनान या स्ट्रेंजरात्मक एलिमेंट या इसको अद्भुत एलिमेंट का नाम दिया गया। क्लियर? अब इसके बाद रेडान की डिस्कवरी डॉर्न ने किया, तो इसको कैसे किया बेटा?